नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक विद्युत जनित्र के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। इससे पहले सुबह माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको अच्छे से समझाया। इससे अगला पार्ट विद्युत जनित्र है और हम ये सभी वीडियो एलडीसी भर्ती में जो साइंस के टॉपिक है वो सभी के सभी टॉपिक मैं आपको निःशुल्क यूट्यूब चैनल अजीत द एकेडमी में पूरे के पूरे करवाऊंगा। आज अपन विद्युत जनित्र के सिद्धांत, उसकी क्या कार्यप्रणाली है, उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक कितने प्रकार का है पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और इसका सिद्धांत क्या है, इसकी क्या कार्यप्रणाली है वो देखते हैं। इसका सिद्धांत, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्या करता है विद्युत जनित्र? ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चुंबक आगे देखते और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ये हो गया इसका सिद्धांत। चुंबकीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लेना। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है। क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स को अपन विस्तार पूर्वक अभी समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली सभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो क्या है सिद्धांत? क्या था विद्युत जनित्र का? यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी कुंडली को यदि अपन तेजी से घुमा दिया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आगे अपन समझते हैं इसकी क्या कार्यप्रणाली है, वो अपन विस्तार पूर्वक डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दो चुंबकीय, इसमें 4 भाग हैं टोटल कार्यप्रणाली में। दो स्थायी चुंबकीय ध्रुव ले लिए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, एक ए बी सी डी, एक आयताकार कुंडली ले ली, 2 विभक्त वलय ले लिए, वलय R1 व R2, 2 चालक ब्रुश ले लिए B1 और B2। सबसे पहले अपन दोनों चुंबकीय ध्रुव के मध्य कुंडली को बाह्य रूप से, यांत्रिक रूप से दक्षिणावर्त दिशा में, कौन सी दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमा दिया जाता है। सबसे पहले कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया जाता है जिसके कारण ए बी सिरा ऊपर की ओर और सी डी सिरा नीचे की ओर आता है। इसी कारण जैसा चित्र में दे रखा है उसी अनुरूप सी डी से B2 से धारा B1 की ओर प्रवाहित होती है। आधे घूर्णन के पश्चात वापस, जैसे ही आधा घूर्णन हो जाए उसके पश्चात वापस भुजा CD ऊपर की ओर और AB भुजा नीचे की ओर आ जाती है जिसके कारण धारा क्या हो जाती है? B1 से अब धारा B2 की ओर आनी प्रवाहित होती है। जैसे ही इसको यांत्रिक रूप से बार बार समान समय अंतराल में एक दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया जाता है जिसके कारण इसमें एक धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं इसको। आगे अपन और विस्तार पूर्वक इसको देखते हैं बारी बारी से। इसे दक्षिण हस्त नियम से कहते हैं। दक्षिण हस्त, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से समझते हैं। जैसे ही इसको यांत्रिक रूप से
दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया जाता है। जैसे ही इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया जाता है, जैसे ही इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया जाता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ए बी भुजा ऊपर की ओर, तो ये चालक की क्या हो गई, गति हो गई। चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत और प्रेरित धारा, ये मध्यमा अंगुली जैसे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से इसको समझ सकते हैं। आइए आगे पॉइंट वाइज पॉइंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD, इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD है। दो चालक ब्रूस B1 व B2 तथा दो वलय R1 व R2 को दबा कर रखा जाता है। कुंडली को दक्षिणावर्त दिशा में यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। अगले पॉइंट देखने की समझने की कोशिश करते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है वो समझने की अभी कोशिश करते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि लागू करने पर ए बी, यांत्रिक रूप से अपन बाह्य रूप से इसको कुंडली को जैसे ही घुमाते हैं तो ए बी दक्षिणावर्त दिशा, ए बी भुजा ऊपर की ओर, सी डी भुजा नीचे की ओर। चित्र में आपको मैंने समझाया तब अच्छे से। सी डी भुजा नीचे की ओर गति करती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, जैसे ही कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर और AB भुजा को नीचे की ओर गति कराते हैं। इस प्रकार अब धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा परिवर्तित होती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा क्या हो जाती है? परिवर्तित होती है। सवाल आ सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में कि विद्युत जनित्र में फ्लेमिंग का कौन सा नियम, वाम हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम लागू होता है? तो दक्षिण हस्त नियम लागू होता है। और विद्युत मोटर जो मैं कल करवाऊंगा आपको, उसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लागू होगा। दोस्तों, सब कुछ मुझे टाइप करना पड़ता है, हाथों से टाइप करता हूँ, मोबाइल पे डॉक्यूमेंट फाइल बनाता हूँ, डायग्राम डाउनलोड करके डायग्राम को कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद एक एक अक्षर, जैसे मैसेज कैसे टाइप करते हैं उसी प्रकार मैं सभी एक एक वर्ड को टाइप करता हूँ। उसके बाद PDF फाइल बनाता हूँ। उसके बाद सब कुछ मैं अपने मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई लैपटॉप वगैरह थोड़ी है। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। LDC भर्ती में जो साइंस के मुश्किल टॉपिक है वो और पूरी साइंस में आपको एकदम निःशुल्क यूट्यूब पर अपने चैनल अजीत द अकेडमी में निःशुल्क पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस LDC का एकदम प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे पढ़ते हैं अब विद्युत जनित्र के प्रकार। विद्युत जनित्र में दो प्रकार है। पहला है AC जनित्र, दूसरा है डिस्ट जनित्र। पहला था AC जनित्र, दूसरा था डिस्ट जनित्र। AC जनित्र में 4 भाग है। पहला है चुंबक, दूसरा है कुंडली, C ऑप्शन पर है सर्पी वलय और चौथे ऑप्शन पर है ब्रूस। क्या है? ब्रूस। अब इसको समझने की कोशिश करें। 4 भाग है। AC जनित्र और डिस्ट जनित्र में भी 4 भाग है। AC जनित्र में 4 भाग में पहला है चुंबक, ये चुंबक हो गई, सर्पी वलय, ब्रूस, चुंबक, सर्पी वलय, ब्रूस और ये कुंडली, ध्यान रखना। और कुछ ऐसी विद्युत धारा जो समान अंतराल के पश्चात, ऐसी विद्युत धारा जो समान अंतराल के पश्चात या समान अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ये NCERT से उठाए हुए पूरे या RBSE बुक से उठाए पूरे नोट्स मैंने वहीं से बना रहा हूँ और 2-3 बुक और साइंस की है उससे रिलेटेड ढूंढ के मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी विद्युत धारा जो समान अंतराल के बाद
अपनी दिशा परिवर्तित करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और यह 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती हैं। दूसरा प्रकार है डीसी जनित्र। डीसी जनित्र में भी चुंबक होती है, चुंबक उसी प्रकार एसी जनित्र के जैसे ही डीसी जनित्र में भी चुंबक होती है, कुंडली होती है, ब्रूस होते हैं B1 व B2। सर्पी वलय की जगह उसमें पूरा का पूरा वलय सर्पी वलय होता है, लेकिन डीसी जनित्र में विभक्त वलय होते हैं, मतलब खंडित वलय, अलग अलग वलय, दोनों वलय पूरा। एसी जनित्र में क्या होता था, एसी जनित्र वापस अपन देखते, एसी जनित्र में क्या था, एसी जनित्र में वलय पूरा का पूरा एक पूरा था, लेकिन डीसी जनित्र में जो वलय है वो विभक्त है। क्या है वलय, वलय इसमें विभक्त है। इस कारण से इन वलय को कम्यूटेटर या फिर क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक, क्या कहते हैं, इन वलयों को दिक् परिवर्तितक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें दो सर्पी वलय के प्रत्यावर्तित धारा जनित्र में सर्पी वलय होते थे, लेकिन डीसी जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, इंग्लिश में कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब दोनों में क्या अंतर है, एसी जनित्र व डीसी जनित्र में क्या अंतर है, ध्यान रख लेना। एसी जनित्र में चुंबक इसमें भी होती है, डीसी जनित्र में भी चुंबक होती है। एसी जनित्र में कुंडली होती है, डीसी जनित्र में भी कुंडली होती है। एसी जनित्र में ब्रूस होते हैं, डीसी जनित्र में ब्रूस होते हैं, लेकिन एसी जनित्र में जो वलय होते हैं वो क्या होते हैं, सर्पी वलय होते हैं, लेकिन डीसी जनित्र में जो वलय होते हैं वो विभक्त अलग अलग वलय होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। विभक्त वलय को क्या कह सकते हैं, दिक् परिवर्तक, क्या कह सकते हैं, दिक् परिवर्तक वलय कहते हैं। ध्यान रखना, सर्पी एसी जनित्र में जो वलय होते हैं उसमें ब्रूस एक साइड होते हैं। एसी जनित्र में जो वलय होते हैं उसमें ब्रूस एक साइड होते हैं, लेकिन डीसी जनित्र में जो वलय होंगे वो अलग अलग कुंडली। एसी जनित्र में जो वलय होते हैं वो आयताकार कुंडली की भुजा के एक ही ओर होते हैं, लेकिन डीसी जनित्र में जो वलय होते हैं वो भुजा के दोनों साइड, कुंडली के दोनों साइड होते हैं। जैसे ये वलय एक साइड, दूसरा वलय एक साइड, इसमें एक भुजा ऊपर की ओर जा रही है जिससे वलय जुड़ा है, दूसरी भुजा नीचे जा रही है जिससे वलय जुड़ा है। कहने वाला मोटे तौर पर कह सकते हैं कि दोनों जनित्र में ज़्यादातर अंतर यही है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और डीसी जनित्र में विभक्त वलय कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। और इसका सिद्धांत था यांत्रिक ऊर्जा को, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। धन्यवाद। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में मैं आपको विद्युत मोटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, डायग्राम और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में समझाऊंगा। धन्यवाद।